हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो है हमारा ये है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो चलिए ये हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि इथेन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड। तो सबसे पहले C2H6 का यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लो। C2H6 का हम इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं और सिंगल यहाँ पर कितने सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अब हम इसको काउंट कर लेंगे और करेक्ट आंसर हम नोट डाउन कर लेंगे। तो जैसे ये हुआ 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7 कोवैलेंट बॉन्ड। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विथ अ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एक फंक्शनल ग्रुप है इसमें। अब हमसे बोला गया है कि इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ब्यूट मतलब क्या होता है? ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन एटम, और यहाँ पर ONE लगा है। ONE मतलब होता है कीटोन। मैंने इसको पढ़ाते समय भी बताया है कि कीटोन जो है, इसमें भी कीटोन में भी ONE है, इसमें भी ONE है। तो हम इजीली यहाँ पर बता सकते हैं कि करेक्ट आंसर फॉर दिस वन इज कीटोन। अब आते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside what does it means। मतलब जब हम कुछ भी पकाते हैं और अगर पकाते समय अगर उसका कुकिंग वेसल का बॉटम जो है ये क्या हो गया है? ब्लैक हो गया है। तो इसका मतलब क्या होता है ना? इसका मतलब क्या होता है, चलो अब हम समझते हैं। सबसे पहले देखो, द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली। तो ये तो सही नहीं है कि फूड तो कंप्लीटली कुक हो या ना, वो तो वेसल के अंदर होगा। उसके बाद में बोला गया है कि द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, है ना? द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, द फ्यूल इज वेट, द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा ये द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। अब हम क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन के साथ से भी पहले हमने कंबशन रिएक्शन पढ़ी हुई है। ठीक है, कंबशन रिएक्शन क्या कहती है? देखो, कंबशन रिएक्शन कहती है कि वहां पे कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन होता है। जब भी सफिशिएंट सप्लाई नहीं हो पाता है ऑक्सीजन का, तब वो जो है सूट प्रोड्यूस करता है। कोई भी हाइड्रोकार्बन को जलाते समय अगर उसका इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, कौन सा कंबशन? इनकम्प्लीट कंबशन हुआ, तो वहां पे सूट प्रोड्यूस होने के चांसेस होते हैं। और सूट मतलब होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन प्रोड्यूस होता है और कार्बन ब्लैक इन कलर होता है, और यहाँ पर वही है। तो मतलब हम कह रहे हैं कि फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो पा रहा है। अब आते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स हमारे खत्म हो गए। अभी हम पूरे क्वेश्चन ही करेंगे। अब इसमें क्या कहा है? देखो, हमसे बोला गया कि CH3Cl का जो है हमें बताना है। तो हम यहाँ पर करते चलते हैं, यहाँ पर आंसर लिखते चलेंगे। बेटा आप भी नोट डाउन करके चलिए अपनी अपनी कॉपीज में। इस आंसर में क्या कहा गया है? सबसे पहले तो इसमें कार्बन है, क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इन तीनों में से जो कार्बन जो है इसको हम मिडल में ले रहे हैं। अब क्वेश्चन जो आता है, ये Cl हमने मिडल में क्यों नहीं लिया? क्योंकि Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो मिडल में नहीं आ सकता। तो हम सबसे पहले इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे कि हमें पता है कि कार्बन के पास में 4 वैलेंसी होना जरूरी है। अब इन 4 वैलेंसी में से यहाँ पर 3 तो ऑक्युपाई किया गया है H ने, तो हमने H लिख दिया, और एक ऑक्युपाई की गई है Cl ने। तो ये एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर है। तो हमें नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बताना है यहाँ पर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। जैसे ये कार्बन है, ये हो गया, इसके 4 बॉन्ड वो शेयर करेगा हाइड्रोजन के साथ में, दूसरे हाइड्रोजन के साथ में, और ये Cl के साथ में शेयर करेगा ये हाइड्रोजन, और ये और एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। तो ये देखो, ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड है। कार्बन का बॉन्ड में दूसरे कलर्स के से दिखा देती हूँ। ये कार्बन का बॉन्ड है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, और कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी शेयर करेगा। और क्लोरीन की मैं बात करूं तो क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शेयर कर रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड बना है, तो हम ये बताते हैं कि यहाँ पर ये कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। और कौन से कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं? यहाँ पर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, अब आई होप आप सब कॉपी पे नोट डाउन कर रहे हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए या तो फिर कॉपी पेन में करके रखिए। मैं इसी के साइड में जो है इसके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझाऊंगी। अब देखो नेक्स्ट क्या कहा गया है यहाँ पे, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड मतलब क्या होता है? CH3
COOH। ठीक है, जब आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बेटा, तो मैं यहां पर समझा देती हूँ आपको, तो आपके लिए इजी रहेगा। ये इथेनोइक एसिड का हम यहां समझा देते हैं। तो देखो यहाँ कार्बन है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से के साथ में अटैच्ड होगा, ठीक है, फिर उसके साथ में एक ऑक्सीजन अटैच है और फिर एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, और यहाँ पे CH3 है। हर बार कार्बन की वैलेंसी मेंटेन्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 हो गई है, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड O बनाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहा है, तो मैं इसी को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाती हूँ। कैसे बनाएंगे, देखो हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले तो ये कार्बन लिया, इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन अटैच्ड है, 4, तो हमने यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, और इसके बीच में हमने बॉन्ड दिखा दिए इस तरीके से दोनों के बीच में, और ये हो गया H। ठीक है, ये भी है H और ये भी H है, तो देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बन चुका है। अब इस कार्बन के साथ में एक और कार्बन अटैच्ड है इस तरीके से, देखो एक और कार्बन अटैच्ड है, तो इसके बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, तो हमने 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब इस कार्बन के पास में ऑक्सीजन अटैच्ड है, पर वहां पर डबल बॉन्ड है, तो मैं 4 इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगी इस तरीके से, और यहाँ पर ये जो अटैच्ड है ये सिंगल बॉन्ड से, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पर आ जाता है H इस तरीके से, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, मेन क्या रहता है, ऑक्टेट। और जो इलेक्ट्रॉन, जैसे ये 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसीलिए इनको ऐसा हम साइड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ इसका स्ट्रक्चर। अब हम H2S का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना। मैं यहीं पे H2S का स्ट्रक्चर भी बना देती हूँ आपको। H2S में डेफिनेटली S रहेगा मिडल में इस तरीके से, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहेगा, और ये दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और सल्फर भी करेगा, और उसके बचे हुए इलेक्ट्रॉन एज इट इज दिखा सकते हैं, मतलब इसका स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो थर्ड क्या है हमारे पास में, प्रोपेनोन। प्रोपेनोन का पहले फॉर्मूला लिख लो। प्रोपेनोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, और फिर आगे आपका CH3। अब ये देखो 3 कार्बन है जुड़े हुए एक दूसरे के साथ में, तो मैं इस तरीके से पहले तीनों कार्बन को यहाँ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ दिखा देती हूँ। ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया। अब मिडल वाले कार्बन पे देख रहे हो आप, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है मतलब वो डबल बॉन्ड बनाएगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस कार्बन के पास में कितने हैं, 3 हाइड्रोजन, तो हमने इस तरीके से सर्कल्स बना के 3 हाइड्रोजन दिखा दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। इन दोनों के बीच में इस सर्कल में ए सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यहाँ पर देखो कार्बन कार्बन के बीच में फिर से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और बचा हुआ देखो यहाँ पे बचा हुआ जो है ये H H और एक H आ गया, तो ये H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, तो फिर यहाँ पे ये ऐसा और ये इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया आपका प्रोपेनोन का स्ट्रक्चर। अब हमारे पास में मतलब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम आ रहे हैं F2 की तरफ। F2 मतलब सिंपल फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन जो है ये इस तरीके से दोनों फ्लोरीन जो है आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, तो उस बेसिस पे हम देखेंगे कि ये एक एक ही इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे इस तरीके से, और ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स उनके पास में एज इट इज रहेंगे। तो बेटा आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमने देखा कि ये चारों जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जा सकता है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ताकि जब आप इसको पढ़े तब आप इसको अच्छे से कर पाए। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपका प्री बोर्ड भी हो चुका है, तो शायद प्री बोर्ड में भी देखिए क्वेश्चन को इसी तरीके से लिखा गया है। ठीक है, इसी तरीके से सॉल्व भी किया गया है, और आपको डेफिनेटली ये जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनको सबको कर पाए। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज एन होमोलॉगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो हम ये कहते हैं कि होमोलॉगस सीरीज क्या होती है। होमोलॉगस सीरीज ये ऐसी सीरीज होती है, होमोलॉगस सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसके मेंबर, है ना, जिसके मेंबर्स जो है जिसके मेंबर्स आर डिफर बाय CH2 यूनिट। आप या तो CH2 यूनिट से डिफर करेंगे
और 14U मास से। आप दोनों तरीके से इसको बता सकते हो, या तो आप बोल सकते हो कि CH2 यूनिट से डिफर करते हैं या फिर 14U मतलब उसका मॉलिक्यूलर मास है। अब अगर मुझे इसका एग्जाम्पल लिखना हो, है ना, एग्जाम्पल लिखना हो तो एग्जाम्पल में मैं क्या बताऊंगी, जैसे अगर मैं सिंपल एग्जाम्पल लेती हूँ, C2H6 एल्केन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, C2H6, तो इसमें अगर मैं CH2 यूनिट मिला दूं तो ये बन जाएगा C3H8 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस CH2 है, तो ये बन गए होमोलोगस सीरीज के मेंबर। अब अगर हम बात करें जैसे कि CH3 CH2OH, ठीक है, एक और हमने कंपाउंड ले लिया CH3 CH2 CH2OH, आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो वो डिफरेंस है CH2 यूनिट का, और इसीलिए इन दोनों को होमोलोगस सीरीज के मेंबर कह सकते हैं, इन दोनों को सेपरेटली होमोलोगस सीरीज के मेंबर हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सेवेंथ क्वेश्चन ये कहता है, हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम आप इन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के फिजिकल प्रॉपर्टीज की, है ना बेटा, इसको ध्यान से करना, इस बार ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। हम बात कर रहे हैं इथेनॉल और हम बात कर रहे हैं इथेनोइक एसिड की, है ना, इथेनोइक एसिड की, और पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे इनको डिफरेंशिएट करेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या कहेंगे कि भाई इथेनोइक एसिड जो होती है, इसकी जो है इथेनोइक एसिड की स्मेल जो होती है ये बहुत ही ज्यादा, हम कहेंगे पंजेंट स्मेल रहती है। पंजेंट स्मेल मतलब क्या, जो जिस स्मेल को अपन ज्यादा देर तक इनहेल नहीं कर सकते, है ना, इसकी पंजेंट स्मेल रहती है, जबकि इथेनॉल की कैसी रहती है, प्लीजेंट स्मेल भी इसको कहा जाता है ना। मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, आप इसमें से 2 या 3 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो मेल्टिंग पॉइंट की अगर हम बात करें तो इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट जो है, इथेनॉल का मेल्टिंग पॉइंट ये क्या होता है, कम होता है। इथेनॉल मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन इथेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड से थोड़ा सा कम रहता है इथेनोइक एसिड, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो रहेगा वो हायर रहेगा। अब अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, लिटमस की अगर हम बात करें तो लिटमस क्या करेगा, लिटमस पेपर जो है ये ब्लू लिटमस, यहाँ पर इथेनॉल में ब्लू लिटमस ब्लू ही रहता है, मतलब नो चेंज इन द लिटमस पे, नो चेंज इन लिटमस। ठीक है, लिटमस में कोई भी चेंज नहीं होता है, जबकि यहां पर अगर हम देखें तो हम कहेंगे ब्लू लिटमस टर्न टू रेड। क्यों, क्योंकि ये एसिडिक होता है नेचर में। ठीक है, तो ये हो गई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा इसी में क्वेश्चन एड ऑन किया गया है, और ये जनरली आता है कि डिफरेंशिएट केमिकली इथेनॉल और आपका इथेनोइक एसिड में। तो फर्स्ट पॉइंट में इसका कौन सा है, हमारा 7th। अगर हम केमिकली बात करें तो सबसे पहले अगर हमारे पास में देखो NaHCO3 है या फिर Na2CO3 है, तो ये क्या करेगा, इथेनोइक एसिड के साथ में रिएक्ट होगा। इथेनोइक एसिड इट विल रिएक्ट, है ना, इसके साथ में इथेनोइक एसिड विल रिएक्ट विथ इट, है ना, ये इसके साथ में रिएक्ट होगा। रिएक्ट हो गया, अब देखो रिएक्ट होगा, जबकि इथेनॉल इसके साथ रिएक्ट नहीं होगा, इथेनॉल विल नॉट रिएक्ट। अगर आपको रिएक्शन आती है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर ऐसा कुछ रिएक्शन स्पेसिफाई नहीं किया गया। इथेनॉल विल नॉट रिएक्ट, इथेनॉल विल नॉट रिएक्ट। अब देखो सेकंड पॉइंट जो है, वैसे तो ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, बट फिर भी हम याद रखेंगे इस पॉइंट को, और वो पॉइंट ये है कि इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल डिस्चार्ज पिंक कलर ऑफ इथेनॉल डिस्चार्ज पिंक कलर ऑफ केमिनोफोर। इथेनॉल केमिनोफोर के पिंक कलर को डिस्चार्ज करा जाता है, बट इथेनोइक एसिड कैनॉट, इथेनोइक एसिड कैनॉट। ठीक है, ये ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये भी चीजें, तो यहाँ पर हमने देख लिया है 7th क्वेश्चन भी। तो स्टूडेंट आई होप आप सभी इसको नोट डाउन करके रख रहे हैं और आपको ये चीजें भी समझ में आ रही है।
अब आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए वैसे तो इस चैप्टर का कौन सा 8th 9th 10th 11th 12th और 13th एंड 14th 15th इतने क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो अगर आज की वीडियो में मैंने आपको जो भी पढ़ा है वो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। डेफिनेटली आई विल क्लियर योर ऑल डाउट, और अगर कुछ भी डाउट भी है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन है ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।